अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी लैंग्वेज का जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स हम लोग अपनी कैलकुलेशन में बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। मैथ के अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने मैथ किया हो तो आप मैथ में बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं ऑपरेटर्स को हम देखेंगे कि सी हमें कैलकुलेशन के लिए किस तरह के ऑपरेटर्स अलो करती है कि हम उनको इस्तेमाल कर लें। ज़ाहिर है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा काम सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना नहीं होता, कैलकुलेशन करना भी होता है। और हम लोग सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उनमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो कैलकुलेशन बगैर ऑपरेटर्स के तो नहीं होती। लाइक हमने ऐड भी करना हो तो हमें सम का जो ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वो सर्टन यानी कि कुछ खास ऑपरेशन जो हैं वो डेटा या ऑपरेंड पे अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन डेटा और ऑपरेंड। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो डेटा पे कुछ खास टाइप के स्पेशल टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब डेटा या ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड वो वैल्यू है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और डेटा भी वही है। डेटा और ऑपरेंड सेम चीज़ है। इससे मुराद वो वैल्यू है जिस पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1+2 करना चाहते हैं तो 1 और 2 जो है वो आपके पास डेटा या ऑपरेंड है, और प्लस जो है वो आपके पास ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के राइट और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास डेटा या ऑपरेंड होते हैं, और जो ऑपरेटर है वो हमारे पास वो सिंबल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल प्लस के लिए, एडिशन के लिए आपके पास प्लस का सिंबल है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास माइनस का सिंबल है, जिसका मतलब है कि माइनस करना, एक में से दूसरे नंबर को निकालना। तो सी में भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो सी ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के लिए अलो करती है उसमें से फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर लॉजिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सी हमें बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स देता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथ में बहुत कॉमनली यूज करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। और इसमें एक जो ऑपरेटर ऐड होता है वो हमारे पास मॉड्यूलस का है, या जिसको आप परसेंटेज के साइन में देखते हैं, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करेगा? ये डिवीजन करता है, लेकिन इसमें आंसर जो आता है वो रिमाइंडर का स्टोर होता है। डिवाइड क्या करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और जो ये हमारे पास मॉड का ऑपरेटर है ये हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो बाकी जो चार ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आप किसी भी डेटा टाइप पे, इंटीजर पे, कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होगा उस पर अप्लाई कर सकते हो, इन पे, फ्लोट पे, डबल पे। लेकिन जो मॉड का ऑपरेटर है या जो मॉड्यूलस रिमाइंडर का ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे अप्लाई होता है, फ्लोट या डबल पे अप्लाई नहीं होता। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि वो ऑर्डर जिसमें हम लोग ऑपरेटर जो एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। तो प्लस और माइनस सेम एसोसिएटिविटी आप कह सकते हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो इनकी जो इवेल्युएशन है वो लेफ्ट टू राइट होती है। और मल्टीप्लाई डिवाइड की जो इवेल्युएशन है वो सेम ऑर्डर के हैं, उन दोनों की भी लेफ्ट टू राइट होती है। और सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो हमारे पास ब्रैकेट्स का है, स्मॉल ब्रैकेट्स का। तो जो भी एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन में जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उसके बाद प्लस माइनस। और अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे आ जाए तो उनको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल का साइन है इसको हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आप इसको मैथ में यूज करते हो इक्वालिटी चेक करने के लिए, लेकिन जो सी में इस ऑपरेटर का इस्तेमाल है वो ये है कि आप वैल्यू असाइन करते हो किसी वेरिएबल को। किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका नाम बता रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये भी वैल्यू असाइन करेगा। कंपाउंड का मतलब ये है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम एक ही लाइन पे अब वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक अगर मैंने ए, बी और सी को 1 असाइन करना हो तो मेरे पास मेथड है कि मैं एक लाइन पे एक को वैल्यू असाइन कर लूँ। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1। तो अगर मैंने इसको इस मेथड से ना करना हो तो मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक ही लाइन में इन तीनों को सेम वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट लाइन है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो ये क्या करेगा? ए बी सी को 10 असाइन कर देगा। इसके लिए जरूरी है कि वो सारे के सारे वेरिएबल सेम क्लास के हों, सेम डेटा टाइप से बिलोंग करें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है।
इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसकी मौजूदा वैल्यू में एक नंबर ऐड करना है। एक ही ऐड होगा, इससे ज्यादा ऐड नहीं होंगे। एक नंबर ऐड होगा एक इंक्रीमेंट पे। तो इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको चेंज करो और उसके बाद जहां जहां तुमने इस्तेमाल करना है उसकी अपडेटेड वैल्यू को इस्तेमाल कर लो। इनफिक्स या प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले चेंज करो और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लो। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू को तुमने पहले चेंज कर लेना है, फिर जहां जहां तुम उसको इस्तेमाल करोगे उसकी अपडेटेड वैल्यू को इस्तेमाल कर लो। ठीक हो गया। इस एग्जांपल में a इक्वल्स टू 2 है। अब हमने प्लस प्लस a, इसका सिंटैक्स क्या है कि वेरिएबल से पहले आप डबल प्लस का साइन लगाते हो। प्रीफिक्स एंड इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसका जो सिंबल है वो है डबल प्लस, और प्रीफिक्स में आप क्या करते हो, प्री का मतलब है वेरिएबल से पहले, प्री का मतलब है पहले, तो वेरिएबल के नाम से पहले आप डबल प्लस लगाओगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, a इक्वल्स टू 2, हमने प्लस प्लस किया a को तो a की वैल्यू हो गई 3। अब वो b को असाइन जब हमने किया तो b की वैल्यू भी 3 हो गई और a की वैल्यू भी 3 हो गई। तो इसने क्या किया, a की वैल्यू को पहले चेंज किया, फिर जहां जहां प्रोग्राम में इसको a की जरूरत पड़ी उसने a की अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। पोस्टफिक्स इसका उलट है। इसका मतलब ये है कि पहले तुमने सारी जगह जहां जहां a को या जहां जहां वेरिएबल को यूज करना है उसको इस्तेमाल कर लो और एट दी एंड में वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर लूंगा। तो इस एग्जांपल में a की वैल्यू 2 है। अब a प्लस प्लस किया है आपने, पोस्टफिक्स है तो वेरिएबल के बाद इसका साइन लगेगा, और जब हमने b को वैल्यू असाइन की a की, तो a की वैल्यू तो एट दी एंड 3 हो गई थी, b की वैल्यू 2 ही रही। इसकी वजह क्या है कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल हो गई जो कि हमने b को असाइन कर दी, तो b को असाइन हुई है पुरानी वैल्यू जो कि 2 थी, और a में आ गई a की अपडेटेड वैल्यू जो कि 3 थी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है इंक्रीमेंट की तरह लेकिन ऑपोजिट है। इंक्रीमेंट एक ऐड करता था, डिक्रीमेंट एक माइनस करेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करता है 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की इसमें से -1 कर देगा। इसको भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, इनफिक्स या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स का मतलब ये है कि पहले वैल्यू को माइनस करो या पहले वैल्यू को चेंज करो और उसके बाद जहां चाहो इसको इस्तेमाल कर दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये इस एग्जांपल के आउटपुट में थोड़ा सा चेंज है। मैं इसको आउटपुट में a की वैल्यू जो है वो 1 आएगी और b की वैल्यू जो है वो भी 1 आएगी। ठीक है, इसको जरा हम सेट करते हैं। एक्चुअल एग्जांपल ये है। ठीक हो गया। a की वैल्यू 3 है, हमने a की वैल्यू को पोस्टफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है तो हमने पहले वैल्यू को माइनस किया, तो a की वैल्यू 3 से 2 हो गई। अब वो जब हमने b को असाइन की तो b को 2 मिल जाएगा और a को भी 2 मिल जाएगा, क्योंकि अपडेट हो गई वैल्यू, पहले वैल्यू चेंज होगी उसके बाद वो जहां भी हम चाहें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इनफिक्स या प्रीफिक्स का काम वही है जो हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, सिर्फ डिक्रीमेंट में हम लोग एक माइनस कर रहे होते हैं। चूंकि ये प्रीफिक्स है तो सिंबल हमारा वेरिएबल से पहले लगेगा। अब पोस्टफिक्स की बारी है, तो पोस्टफिक्स का काम क्या है जी, पोस्ट है तो इसका मतलब है कि पहले हम वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम वैल्यू में चेंज करेंगे। तो जिस तरह इसका काम है उसी तरह इसका सिंबल भी वेरिएबल के नाम के बाद लगता है। तो इस एग्जांपल में a की वैल्यू 2 है, a को हमने डिक्रीमेंट किया और जब b को a असाइन किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो रिफ्लेक्शन है यानी जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अभी तक a की वैल्यू हम लोगों ने डिक्रीमेंट नहीं की, क्योंकि इसका काम है पहले वैल्यू को इस्तेमाल करो उसके बाद जहां जहां तुमने वैल्यू की थी चेंज उसके लिहाज से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की 2 रहेगी। वजह यह है कि a जो है वो बाद में डिक्रीमेंट होता है, पोस्टफिक्स के केस में पहले इस्तेमाल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स पे काम करे। वो ऐसा ऑपरेटर है जिसको अपने परफॉर्म करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट दो वैल्यूज या दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े। तो जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, इनफिक्स हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इसमें से हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो ऐड का ऑपरेटर है प्लस का, वो जाहिर है एक नंबर को तो वो ऐड नहीं करता, उसको हमेशा दो नंबर की जरूरत पड़ती है। अब दो नंबर ऐड करते हो, तीन नंबर ऐड करते हो, एटलीस्ट दो नंबर पे वो काम करता है। हमारा जो ये प्लस का ऑपरेटर है दो पे ही काम करता है, तीन नंबर ऐड करने को दो दफा प्लस लगता है।
तो जो हमारे पास ऐड का ऑपरेटर है जो प्लस है ये दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। इस तरह मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड पे काम करता है, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जिसको दो वैल्यूज चाहिए अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो जो अभी तक हमने पढ़े उसमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो भी बाइनरी है, क्योंकि उसको एक को असाइन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है। a इक्वल्स टू बी या a इक्वल्स टू 1 करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या है? यूनरी ऑपरेटर उसका उलट है। ये बाइनरी दो था, यूनरी का मतलब एक है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पे एक वैल्यू पे काम करे उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। तो अगर हम इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करें, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, तो ये किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, यानी उसी वेरिएबल में से माइनस करता है, उसी में 1 ऐड करता है। तो जितने भी हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करे वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो एक ही वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये टास्क हम लोगों ने डन कर लिए। इसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन का मतलब ये है कि वो ये चेक करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल का और इक्वालिटी का। ठीक हो गया, जहां आपने ये चेक करना हो कि वैल्यूज आपस में ग्रेटर हैं या स्मॉलर हैं, या दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है, या ए और बी आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो इस तरह के रिलेशंस जो हैं हम लोग रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू चेक करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये सारे अप्लाई करके देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? ये इवेलुएट करते हैं टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस को। अब एक्सप्रेशन क्या है? ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हों और ऑपरेंड्स हों, कोई एक्सप्रेशन कहलाता है। और यहाँ रिलेशनल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे वो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये चेक करता है एंड और नॉट की कंडीशंस के साथ। हम इसका देखते हैं वन बाय वन। एंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, यहाँ 0 से मुराद फॉल्स है और 1 से मुराद ट्रू है। अगर ए और बी दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। अगर इनमें से कोई एक इनपुट बी या कोई एक भी फॉल्स कंडीशन हो, आप इसको कंडीशन समझ सकते हैं कि ए और बी की कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा वरना हर केस में आंसर फॉल्स आएगा। और इसका उलट है, और कहता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो मैं ट्रू हूँ, मैं सिर्फ उस केस में फॉल्स होता हूँ जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो और क्या करेगा? ए और बी, अगर ए सही है या बी सही है आंसर ट्रू आएगा। अब एंड क्या करता है? वो कहता है ए एंड बी कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। और क्या कहता है? ए और बी, ए सही हो जाए या बी सही हो जाए आंसर ट्रू आएगा। नॉट क्या करेगा? ये आपकी जो इनपुट है या आपकी जो कंडीशन है इसका निगेशन ले लेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। अब हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक आप इनको मोस्टली सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है। हम सिर्फ इनकी देखेंगे वैसे वर्किंग की किस तरह काम करते हैं, इनको सी आउट करवा के या इनको डिस्प्ले करवा के देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पहला ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन का। हमने वैल्यूज ले ली हैं, खुद से हम लोग ने इनको इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम करवाने जा रहे हैं इनका सम। तो सम क्या आएगा? n प्लस एम। तो हमने क्या किया? ऑपरेटर लगा दिया, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया है। हम इसको रन करेंगे। F11 शॉर्टकट किया, डेव सी प्लस प्लस में रन एंड कंपाइल की, तो उसके थ्रू और सम आ गया है जी 12। तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसको अपने राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ऑपरेटर को चेंज करना है सिर्फ। तो आंसर -2 आया क्योंकि 5 छोटा है, 5 में से जब आप 7 निकालोगे तो माइनस में जाएगी वैल्यू, तो यहाँ -2 आंसर आ गया। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालेंगे अब। और 35 का आंसर आएगा, 5 7 जा 35। और अगर हम डिवाइड करते हैं, अब हम डिवाइड को जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड हमें क्वोशंट रिटर्न करता है और
जो हमारे पास मॉड्यूलस है वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इवन हो, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा और इसका कोशेंट हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हमारे पास कोशेंट जो है वो 5 आया है, क्योंकि जो 10 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और कोशेंट हमारे पास 5 आया है। अब हम चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है। तो रिमाइंडर आया है जी 1। ठीक हो गया। आप इसको कैसे देख सकते हैं, आप इसको बाय हैंड डिवीजन स्टार्ट करो, आप पता चल जाएगा 10 3 टाइम्स जाएगा तो 9 आएगा और रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो 9 और 10 का जो रिमाइंडर है वो वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर खत्म हुए और असाइनमेंट हम साथ साथ ही कर दिए हैं। कैसे? हम लोग ने जैसे ही n इक्वल्स टू 10 किया तो यहाँ पे एक ऑपरेटर डन हुआ है जो है कि असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने n को 10 असाइन किया है तो यहाँ एक ऑपरेटर डन हो गया, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट के केस में क्या होगा, मैंने a को और b को और c को सेम वैल्यू असाइन कर दी है 8। अब हम तीनों की वैल्यूज को देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो हम लोग a, फिर थोड़ी सी स्पेस, वैल्यू b की, फिर स्पेस, और फिर हम लोगों ने वैल्यू c की शो करवाई और नेक्स्ट लाइन। अब इसको रन करते हैं। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो हम पहले इनको डिक्लेयर तो हमने किया नहीं, हम डायरेक्ट करें, इनको डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे आकर हम इनको असाइन करेंगे। तो अब एरर नहीं आएगी कि वो पहले डिक्लेयर नहीं थे, अब डिक्लेयर हो गए। तो उनको सेम वैल्यू जो है वो मिल गई है। ए बी सी को 8 वैल्यू हमने असाइन की थी एक स्टेटमेंट में, वो तीनों की सेम आई है। ठीक हो गया। तो ये था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट में हम लोग सपोज करते हैं कि n हमारा 5 है और m हमारा जो है वो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पहले n की वैल्यू शो करवा लेंगे कि n की वैल्यू क्या है। ठीक हो गया। इंक्रीमेंट से पहले ये वैल्यू है n की और m में जाहिर है कुछ भी नहीं है। अब हमने n को किया है प्रीफिक्स है तो हम लोग पहले प्रीफिक्स डील करेंगे। अब हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर लिया है तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे कि m के अंदर n की वैल्यू आ जाए और यहाँ पे हम n की वैल्यू शो करवाएंगे और साथ ही हम m की वैल्यू भी शो करवाएंगे। और ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। अब हम रन करते हैं। तो n जो है वो 5 था इंक्रीमेंट होने से पहले, क्योंकि वो पहले इनिशियल 5 से हुआ है। अब यहाँ पे n की वैल्यू पहले चेंज की गई है, 6 की गई है। उसके बाद वो यहाँ पे m को असाइन की गई है तो m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू भी 6 है। तो प्रीफिक्स ने क्या किया, पहले उसने चेंज किया वैल्यू को और उसके बाद उसने वहां पे असाइनमेंट की, उसने वहां पे वैल्यू को असाइन किया m को। अब यहाँ वो पोस्ट के साथ हम यही चीज देखेंगे। तो सिर्फ ऑपरेटर का हम लोगों ने पहले स्टार्ट पे था, बैक पे लगाएंगे। और पोस्टफिक्स में जो है पहले चेंज हो चुका है, तो एक दफा रन करते हैं। तो पोस्टफिक्स का केस हम लोग ने लिख लिया, अब इसको हम रन करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ है कि पहले जो वैल्यू है n की वो असाइन कर दी गई है m को और उसके बाद उसको किया गया है इंक्रीमेंट। तो जो n है उसमें अपडेटेड वैल्यू है और जो m है उसमें हमारे पास पुरानी वैल्यू है, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो उसके बाद हुआ है। तो डिक्रीमेंट का केस में बिल्कुल इसी तरह है, हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। m को हम लोग ने n में से एक माइनस की है वैल्यू और वो असाइन की है। और अब जो है दोनों के पास सेम वैल्यू है। n के पास क्या था 6, अब उसने पहले वैल्यू में से माइनस किया और फिर उसने वो m को असाइन की, तो m के पास भी अपडेटेड वैल्यू आ गई जो कि 5 थी और n के पास वैसे ही अपडेटेड वैल्यू है जो कि 5 है। अगर इसको हम पोस्टफिक्स के साथ करें तो अगर इसको हम पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट के साथ करें तो इसका आंसर कुछ आएगा। तो इसमें देखें m के पास उसकी पुरानी वैल्यू है और n के पास उसकी अपडेटेड वैल्यू है। m में पहले क्या हुआ, m को असाइन कर दी गई है वैल्यू जो कि 6 थी
उसके बाद उसको अपडेट किया गया है n में और n के पास वैल्यू हो गई है 5, जबकि m के पास क्या रही है, m के पास हमारे पास रही है वैल्यू पुरानी वाली और n के पास अपडेटेड वैल्यू है। तो ये केस था हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हम लोग सी आउट करवाते हैं एक आंसर को, हम लगाते हैं कि जो 2 है वो लेस है या इक्वल है 8 के, तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 1, यानी कि ट्रू। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ये आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हमने देखा है लेस देन और इक्वल का केस, तो 3 जो है वो लेस है या छोटा है या बराबर है 8 के, तो इसमें इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स हुई है और लेस वाली कंडीशन ट्रू हो गई है और आंसर यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया। तो अगर हम इसको देखें ग्रेटर के लिए, तो जाहिर है 3 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए और आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ग्रेटर और लेस के या इक्वालिटी जो होते हैं वो चेक करने के लिए हमें रिलेशन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं और इसका आंसर 1 आया, क्योंकि 1 जो है वो बराबर है 1 के, और यहाँ इक्वालिटी के लिए आपको डबल इक्वल की जरूरत है, क्योंकि सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम बात करेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनकी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन जो हैं, उन पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं। ठीक हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये तब हम यूज करते हैं जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जब हमें कंडीशंस लगानी होती हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज करना होता है तब। अब हमने चेक किया कि 1 इज ग्रेटर देन 1 लेस है या इक्वल है 5 के, तो ये कंडीशन ट्रू है। और 10 है जी वो ग्रेटर है या इक्वल है 100 के, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन जो है वो फॉल्स है। हम चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू आएगी, और चूंकि ये एंड था इसके लिए इस वाली कंडीशन का और इस कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था। इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आया है। इसके लिए जरूरी है कि इसकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो जाएं। अब इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में आता है। तो ये एंड था। अब हम चेक करेंगे और के केस में, और के केस में हम एक कंडीशन को करने लगे हैं फॉल्स और एक कंडीशन को ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है। क्योंकि और का कहना यह है कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं ट्रू आऊंगा, इसका आंसर हमेशा ट्रू रहेगा। सिर्फ इस केस में फॉल्स होता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब हम अप्लाई करेंगे निगेशन। अब हमें पता है कि 1 इक्वल है 1 के, तो हम ये चेक करेंगे तो आंसर 0 है, जबकि ये ट्रू कंडीशन थी, क्योंकि 1 जो है वो इक्वल है 1 के, लेकिन निगेशन ने क्या किया, उसके आंसर को उलट कर दिया, उसने हमें उसका ऑपोजिट दिखाया जो कि 0 था। तो अभी तक जो हमने देखा है वो ये है कि आईओ स्ट्रीम के साथ हम लोग अपनी इस सी के अंदर ऑपरेटर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनका जो यूजेज है वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की बात आएगी, जहाँ पे हमने कंडीशंस बनानी है, सिलेक्शन करना है, वहाँ ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।